अब ये अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड, ये डर का माहौल, ये डर डर के इस देश के संस्कारों को समाप्त करने की जो प्रवृत्ति थी, इससे बाहर निकलिए और अपनी ताकत को इस तरीके से नहीं कि डराएं धमकाएं, जो हर बात बात पे चाकू कट्टा और तलवार निकालते हैं। ये वहशी लोगों ने इस दुनिया की सारी संस्कृति को नष्ट कर दिया है। आप अपने पुरुषार्थ से अपने समाज के अंदर जो कमजोरियां हुई हैं, उन कमजोरियों को दूर करेंगे और जैसे जैसे सनातनी मजबूत होगा, मैं आपसे पूरी ताकत और दावे के साथ कह रहा हूं, 2014 का इस देश में राजनीतिक परिवर्तन इसलिए हुआ कि पहले समाज बदला और फिर समाज ने तय किया कि हम किसको बिठाएंगे। फिर जिसको बिठाया उसको लगा कि जिन्होंने हमें बिठाया है, अगर हमने उनकी बात नहीं सुनी तो ये समाज हमें उतार देगा। ये पहली बार भारत में हुआ है कि सत्ता समाज को नहीं चला रही है, लेकिन पिछले 70 सालों से सरकार तय करती थी कि समाज कैसा होगा। सरकार आई तो सोशलिस्ट हो गए, सरकार आई तो सेकुलर हो गए, सरकार आई तो कम्युनिस्ट हो गए। नहीं, ये उल्टा नियम बनाया था। सरकार नहीं देश बनाती, राष्ट्र नहीं बनाती, समाज बनाता है। समाज तय करता है कि सत्ता पे कौन बैठेगा। जब आपने राजनीतिक परिवर्तन 14 में किया और इस बात को साबित किया कि जिन्हें हमने बिठाया था वो 70 साल के मकड़ जाल से निकाल करके भारत की खोई हुई पहचान को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तभी आपने 19 में उस परिवर्तन को और मजबूत किया। और जब मजबूत किया तो मात्र चंद महीनों में 370 भी हटी, 35A भी हटी। निकाह हलाला जैसा एक कृत्य जिसे मजहबी रूप से, मजहबी तौर से प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने का काम किया गया था, वो भी बंद हुआ। और 1527 में जिस आक्रांता ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर को तोड़ के, उस मंदिर को न तोड़ करके इस समाज की उस सम्मान को चकनाचूर किया, उसे नीचा दिखाया, उस बाबर की संस्कृति को मानने वाले, उस औरंगजेब की संस्कृति को मानने वाले लोग, वो चाहे इस देश में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, उनको जड़ से उखाड़ के फेंक करके 5 अगस्त को इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर की पूजन, ये सिर्फ पूजन नहीं है, ये पूरे 100 करोड़ सनातनियों के उस सम्मान को दोबारा से स्थापित करने, उनके अंदर खोए हुए पुरुषार्थ को दोबारा से जगाने का काम शुरू हुआ है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि ये परिवर्तन लगातार जारी रहना चाहिए। वंदे मातरम ग्रुप को इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे छोटे छोटे इश्यूज को अपने बीच में डिस्कस करें, तथ्यों को लें, और कोई एकेडमिकली अगर आपको कोई तथ्य कहीं न मिल रहा हो तो आपके और मेरे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास मेरा फोन है। रात के 4 बजे भी अगर आप सनातन के किसी मुद्दे पे इस संकट पे पूछेंगे, मैं पूरी ताकत के साथ, तथ्यों के साथ आपको दूंगा, ताकि आप कहीं समाज में बात करते में कमजोर ना पड़े। तो अब मैं आता हूं, जो विषय आपने रखा है, तिब्बत और भारत चीन संबंध। तो तिब्बत को हम समझने की कोशिश करें कि तिब्बत का मामला है क्या। भारत की सीमा, भारत की जो सरहद है, वो चाइना से नहीं लगती। भारत और चाइना के बीच में एक तिब्बत नाम का छोटा सा देश था जिसे हम बफर स्टेट कहते थे। लेकिन 1949 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर चढ़ाई की और 1951 यानी 49 में उन्होंने इस तिब्बत को ऊपर चढ़ाई करके, डरा के, धमका के, अपनी ताकत के तहत वहां एक माहौल बनाया और हजारों लोगों का सरेआम चौराहों पे कत्ल किया गया। और 1951 आते आते पूरे तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और तभी कोई, मेरा ख्याल है कि उसी दौर में दलाई लामा, जो वहां के धार्मिक गुरु थे, उन्होंने भारत में शरण ली
और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 11 नवंबर 1950 को तिब्बत के लोगों ने चीन के ऊपर नाजायज कब्जे को ताकत के बल पे कब्जा करने के खिलाफ यूएनओ के अंदर बाकायदा एक अर्जी दी और अपनी बात कही कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसका निपटारा करे। लेकिन मैंने यही कहा कि ताकतवर आदमी की दुनिया सुनता है, क्योंकि चीन ताकतवर था, इसलिए यूएन जनरल असेंबली ने एक छोटे से तिब्बत देश की अर्जी पे बात करने से इनकार कर दिया, उसको मना कर दिया, सुनवाई तक नहीं की। ये जो यूएनओ नाम का पाखंड है जिसमें कई सारे गिरोह बैठे हुए हैं, वो हर छोटी छोटी बात पर दुनिया को प्रमाण पत्र देते हैं कि कहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, किस देश में लोकतंत्र नहीं है। इन ठेकेदारों ने लोकतंत्र के कभी चाइना से नहीं पूछा कि भाई चाइना में लोकतंत्र तो पहले दिन से नहीं था, और अब तो वहां यह हाल हो गया है कि एक आदमी को आजीवन तक वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन भारत ने जो गलतियां की वो भी महत्वपूर्ण है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ, यानी एटलांटिक चार्टर 2 के बाद पहली बार कुछ दुनिया के अंदर परिवर्तन आए। उसके तहत यूएनओ बना, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बनी। और उसी वक्त 1945 से लेकर 50 तक दुनिया के बड़े देश और खासतौर से अमेरिका ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा। सोचिए जरा, भारत लोकतांत्रिक देश बना 1947 की आजादी के बाद। हमारे यहां लोकतंत्र पहले दिन से रहा। लोकतंत्र लगातार एक हर चुनाव के बाद मजबूत होता है, उसमें लोकतंत्र में लोगों की आस्था मजबूत होती है। लेकिन 1950 में दुनिया ने उस गुलाम भारत को, जिसमें डेमोक्रेसी नहीं थी लेकिन उस तरीके का लोकतंत्र की परिभाषा थी कि राजा सब कुछ होने के बाद भी फैसले आम लोगों की राय से ही करता था। लेकिन 1950 में यूएनओ ने जब भारत के सामने यह प्रस्ताव रखा कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 देश परमानेंट मेंबर हैं, जो यूएनओ की सबसे ताकतवर बॉडी है, उसकी सदस्यता भारत को दी, तो भारत में कुछ लोग इतने महान थे जिन्हें विजनरी कहा जाता है। मैं उनसे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। आजकल कुछ लोग जो हैं, उन कुछ लोगों की किताबों का जिक्र करके उन्हें महान बताते हैं, बनाए, लेकिन किसी के बारे में भी कोई राय उस अच्छा था या बुरा था, यह राय किसी इंडिविजुअल से ज्यादा समाज तय करता है, इतिहास तय करता है कि कौन आदमी महान था या कौन नहीं था। तो 70 साल के इतिहास ने यह बताया कि हमारे देश के नेताओं ने तत्कालिक तौर पर इमीडिएट नफे नुकसान के लिए इस राष्ट्र की हजारों पॉलिसीज को बदल दिया। तो जो आपको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की सीट 1950 में ऑफर हुई, आपने कहा नहीं, हमें क्या करना है, भारत अभी आजाद हुआ है, अपने काम धाम। अरे भाई, भारत आजाद हुआ है इसका यह मतलब थोड़ी नहीं है कि अगर आज कोविड आ गया है इस देश में तो इस देश की सेनाएं काम करना बंद कर देंगी, राम मंदिर का शिलान्यास करना बंद कर देंगी। देश में हजारों काम चलते रहते हैं, वो भी एक झगड़ा है, वो भी चलता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे काम बंद हो जाएंगे, देश की सेना काम करना बंद कर दे, बॉर्डर पे सब लोग जो है कोविड को बचाने में लग जाए और देश गुलाम हो जाए। तो इस तरीके की महामूर्खता उन्होंने की कि भारत तो अभी गुलाम से आजादी मिली है, हमारे पास कहां कुछ है। और ये सीट उन्होंने चाइना को दे दी, जबकि उस वक्त की पावर चाइना को नहीं देना चाहती थी। लेकिन आज वही सीट हमारे पास अगर 1950 से होती तो आज हम दुनिया के उन 5 बड़े देशों में होते। और ये जो छोटे मोटे खटमल और मच्छर जैसी जिनकी स्थिति है, जिन मुल्कों की, जो आपको समय समय पर आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का हालात के हिसाब से आपके बारे में राय बनाते हैं। नेपाल भी कुछ कुछ कह रहा है आजकल, भूटान भी कुछ कुछ कह रहा है आजकल। वो जो पाकिस्तान है 20 करोड़ की आबादी वाला, जो उत्तर प्रदेश से के बराबर का मुल्क है, वो भी कुछ ना कुछ बोलता है। तो हम जब कोई गलती करते हैं तो उसको दुरुस्त नहीं करते,
उसको महानता के नाम से आज भी कुछ बेवकूफ ये कहते हैं कि नहीं साहब ये तो उस वक्त की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन था। पता नहीं क्या डिसीजन था।